हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हों और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए 12th नागरिक शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में 101% यही आएगा जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। 24 नंबर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 2 और 30 नंबर आपका लघु उत्तरीय जो प्रश्न 1 यानी लघु उत्तरीय का प्रश्न है, और 2 टाइप के लघु उत्तरीय के प्रश्न इसमें इंक्लूड है। जिन भी स्टूडेंट का नागरिक शास्त्र में 100 में से 95% का टारगेट है, आज की इस वीडियो को देखिए। मैं आपका 100 में से 95% का जो टारगेट है नागरिक शास्त्र में वो अचीव करा के रहूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, रजवाड़े के भारत में विलय में, देखिए रजवाड़ों के भारत में विलय से सरदार, यहाँ पे से होना चाहिए, सरदार पटेल की भूमिका, ठीक है, से सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचना कीजिए। हमें इसका क्या करना है, संक्षेप में विवेचना करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, नागरिक शास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए, देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने, ठीक है, रियासत विभाग के क्या बने, मंत्री बने। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीन, यहाँ पे देखिए विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इन रियासतों में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, आपको पता होगा, से 23, नागपुर से 38, यहाँ पर देखिए उड़ीसा से 23, नागपुर से 38, काठियावाड़ से 250 यानी 250 तथा बम्बई से, अब जो कि मुंबई है, वो पंजाब जैसी रियासतें शामिल थीं। भारत की ये रक्तहीन क्रांति थी, भैया क्या थी, खून वाली क्रांति, रक्तहीन जिसको कहते हैं ना, क्रांति थी। देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने बिना खून खराबे के बड़ी खूबी से हल किया, ठीक है। देशी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, बहालपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार पटेल को कई पेचीदा, यहाँ पर देखिए पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। सरदार पटेल ने आज़ादी के ठीक पूर्व ही पीबी मेनन, उस समय यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के साथ मिलकर कई देशी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। कार्य क्या है, ये आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने, यहाँ पर देखिए, देशी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी भारत में मिलने का प्रस्ताव जो है ये स्वीकार कर लिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जो इसका वर्ड है, आंसर है, आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, छोटा दिख रहा है, इसीलिए मैं आप हमारी आवाज़ों को सुनिए और ध्यानपूर्वक इसको देखिए, ठीक है। फालतू चीज़ें ना सोचकर पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नीति आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जो नीति आयोग है इस पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर देखिए क्या है। 1950 ईस्वी के दशक में, 1950 ईस्वी के दशक में अस्तित्व में आया योजना आयोग अब अतीत की बात हो गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 में एक नई संस्था नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आ गई, ठीक है। इसमें क्या है, अस्तित्व में आ गई। पहले क्या था, ये पहले था योजना आयोग। इसका नाम चेंज कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। अब इसमें देखिए संस्थान अस्तित्व में आया, इसके आगे भी है, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला ये आयोग सरकार के बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा तथा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा। इसके अलावा ये सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप, यहाँ पर देखिए भावी स्वरूप आदि के संबंध में सलाह भी देगा। आदि के संबंध में क्या देगा, सलाह भी देगा। अमेरिका में स्थित, यहाँ पर देखिए अमेरिका में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यरत
रहे प्रो अरविंद पनगड़िया, यहाँ पर देखिए प्रो अरविंद यानी प्रोफेसर हैं अरविंद पनगड़िया को नवगठित आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष तथा योजना आयोग की सचिव रही यहाँ पर देखिए सिंधुश्री खुल्लर को इसका प्रथम सीईओ 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था कि हमें नीति आयोग का सिंपल सा एक परिभाषा दीजिए, यानी संक्षिप्त में इसका हमें वर्णन कर दीजिए या टिप्पणी कर दीजिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है। यहाँ पर आप लोग बाकायदा इसका आंसर बड़े ही ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रो जो यानी अरविंद, यहाँ पर अमेरिका में स्थित जो कोलंबिया विश्वविद्यालय, इसमें प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को नवगठित आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष तथा योजना आयोग की सचिव रही सिंधुश्री खुल्लर को इसका प्रथम सीईओ 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। ये नीति आयोग का एक प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन था कि भैया एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दी जाए, 5 नंबर नहीं तो 6 नंबर, यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा नागरिक शास्त्र में। 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई भी नहीं काटेगा 5 नंबर आपका। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कर्म से या कारणों से होना चाहिए, यहाँ पर कर्म लिख गया है, कंप्यूटराइज गड़बड़ हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, लोकप्रिय की बात हो रही है कि लोकप्रिय हुई थी। तो देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई थी। अब देखिए यानी कुछ इसमें पॉइंट के थ्रू बताया गया है जिससे आपको भी समझ में आए, और कॉपी में भी आपको ऐसे ही आंसर को लिखना है। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हो या लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, ठीक है, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना रहेगा। देखिए सबसे पहला है, इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता के लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो इस समय के सामाजिक मुद्दे हैं ये प्रमुखता से लिए गए हैं। दूसरा है, इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया, इंदिरा गांधी जी ने भूमि सुधार किया और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया। भैया जो जोतबंदी कानून है इनको सुधारने के लिए भी इंदिरा गांधी जी ने प्रचार किया। ठीक है, चौथा है कि पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के लिए कार्य ने भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इजाफा किया। देखिए भैया बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को यानी बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली, 1971 में आज़ादी मिली थी। किसने आज़ादी दिलवाई थी भैया, भारत ने आज़ादी दिलवाई से, किससे, पाकिस्तान से। पहले कौन सा था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या है अपना नया देश बना लिया, बांग्लादेश बना लिया। ठीक है, 1971 में आज़ाद हो गया, किससे, वेस्ट पाकिस्तान से। इसमें सबसे ज़्यादा जो मदद किया था बांग्लादेश का वो भारत ने किया था, और उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो हमारी इंदिरा गांधी जी थी। इसीलिए लोकप्रियता में इजाफा हुआ, क्योंकि भैया जब पाकिस्तान से यानी युद्ध जीत गए थे 1971 में, इनके यानी भैया पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भैया क्या है सरेंडर कर दिया जाता है, एक प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था कि भैया मैं हार चुका हूँ। ठीक है, तो इन्होंने कर दिया था, और इसीलिए इंदिरा गांधी जी इनकी लोकप्रियता में जो लोकप्रियता है इजाफा हुआ। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि चौथा यहाँ पर लिख दिया है। कंप्यूटराइज स्टूडेंट गड़बड़ हो गया तो प्लीज़ छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ कि ये गलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथा होना चाहिए, उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का भी प्रस्ताव भी रखा। यानी लोकसभा को भंग करने पर भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर नागरिक शास्त्र में, कि लोकसभा को किसने भंग करवाया था या किसने भंग किया था भैया, तो इंदिरा गांधी का नाम उसमें सबसे ज़्यादा आया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि 1970 में दशक में इंदिरा गांधी किन कारणों से इनकी सरकार प्रेरित हुई है, ये लोकप्रिय हुई, यानी सबसे फेमस आदमी हो गई। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फेमस है एलोन मस्क और रोनाल्डो हैं। ठीक है, आपको पता होगा ना, तो इसी प्रकार से ये भारत की फेमस हो गई थी। 1970 के दशक में बात हो रही है। 6 नंबर को इसमें देखिए 5 नंबर पॉइंट है कि कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी
प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया। कांग्रेस क्या भैया विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने क्या है दोबारा अपनी जो प्रभुत्ता है इसको स्थापित कर लिया। ये 5 नंबर पॉइंट इसमें। और अब 6 नंबर पॉइंट है आखिरी कि इंदिरा गांधी की सरकार को सिर्फ गरीबों व साधनहीनों के रक्षक के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया बल्कि एक मजबूत सरकार के रूप में भी स्वीकार किया गया। कांग्रेस की भैया सरकार है, कांग्रेस की कौन, जो कि इंदिरा गांधी जी एक कांग्रेस के समर्थन यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी थी, ठीक है, अध्यक्ष नहीं थी यानी इसी से चुनाव लड़ती थी। इनका सरकार एक प्रकार से था जैसे कि उनका एक प्रकार से था ना कम्युनिस्ट पार्टी, और सेम इनका एक था कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी हुआ था इनका, ठीक है। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन था लघु उत्तरीय का, इसका भी मैंने आंसर दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा पूरा डिटेल में मैंने समझाने का प्रयत्न किया है आप लोगों को। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ की सुधार के लिए बाध्य हुए। भैया गोर्बाचेव कौन है, उस समय के राष्ट्रपति थे जो कि कौन से मतलब 1991 में सोवियत संघ का विघटन यानी इसका विघटन हो गया था। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, गोर्बाचेव थे, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव इनका नाम था। तो देखिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कारणों से गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य हुए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, कारण इसमें बताए गए हैं, तो निम्नलिखित कारण है। देखिए सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया जिससे सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन मुश्किल होता चला गया, ठीक है। ये नागरिकों का जीवन क्या है, ये मुश्किल होता चला गया। दूसरा है इसमें पॉइंट, सोवियत समाजवादी व्यवस्था में लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने ब्रैकेट में देखिए लोकतंत्र तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। भैया विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें नहीं थी, इसीलिए लोग पश्चिम देशों की तरह आकर्षित थे। भैया लोग क्या थे, ये पश्चिम देशों के लिए आकर्षित थे। तीसरा है इसमें सोवियत संघ में सिर्फ एक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था, एक ही दल इसमें होता था जो कि साम्यवादी दल था, ठीक है, और इसी में सरकार होता था, एक ही सरकार बनता था, उसमें कोई लड़ता नहीं था ना। जैसे कि हमारे भारत में देखा जाए तो भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कई सारी पार्टियाँ, लेकिन यहाँ पर सोवियत संघ में साम्यवादी नाम की एक ही पार्टी होती थी और यही हर बार चुनाव जीती थी, ठीक, यानी इनके कंपटीशन में कोई लड़ता ही नहीं था, तो चुनाव कंपलसरी है, यही जीतेंगे। तो देखिए इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था, ये दल जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं था, यानी भैया ये जनता की ओर ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए भैया जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था और इस पर गहरा अंकुश था, यानी भैया गहरा एक प्रकार से विचार था कि ये भैया क्यों है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर पॉइंट कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल हुए लेकिन सारे विषयों पर रूस का प्रभुत्व बनाकर रखा था, इसीलिए शेष क्षेत्रों की जनता स्वयं को दमित तथा उपेक्षित महसूस करती थी। दमित यानी भैया दबा हुआ, और क्या है उपेक्षित यानी भैया कि हमारी कौन सी सरकार है जो कि भैया रूस के ही ऊपर चल रही है, यानी रूस पर ही इसका प्रभुत्व है, रूस के अलावा कोई भी देश इस पर नहीं मानता, तो उपेक्षित महसूस करती थी। यानी 15 जो गणराज्य मैंने नाम बता रखा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, जो कि लाथाविया उज्बेकिस्तान, ठीक है, और यूक्रेन, बहुत सारे हैं जो कि मैंने बताया है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है कि हथियारों की होड़ में अमेरिका की बराबरी करने के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे ब्रैकेट में है जैसे परिवहन, ऊर्जा आदि में पश्चिमी देशों से पीछे रह गया, ठीक है। 1991 भैया इसका सोवियत संघ का विघटन हुआ। उस समय के भारत के नहीं, उस समय के जो वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। 1991 में विघटन हुआ जो कि 15 देश में ये टूटकर अलग अलग देश बन गया, जैसे यूक्रेन, लाथाविया, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और काफ़ी सारे इसमें देश हैं। तो इसका भी आप देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि किन बातों के कारण सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए, कौन, गोर्बाचेव राष्ट्रपति जी। तो ये 5 पॉइंट हमने बता दिया है, 5 पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया होगा, अच्छे से सुना होगा, तो आपको इसका आंसर बाकायदा पता चल गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। भैया बांग्लादेश के लोकतंत्र पर हमें टिप्पणी लिखना है और इसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को बताया है और ऐसे क्वेश्चंस को बताया स्टूडेंट जो इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहना गलत नहीं है। और क्यों है, चुनिंदा क्वेश्चंस को मैं लेकर आया क्योंकि बहुत सारे आपके बुक और क्वेश्चन बैंक में लघु उत्तरीय के क्वेश्चन हैं। तो मैंने क्या खास बात है कि इन्हीं 10 को चुना, काफ़ी खास बात है। तो आगे आपको समझ में आ जाएगा और आपको वीडियो देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी हमें लिखना है, सिंपल सा टिप्पणी लिख देना है। 5 या 6 नंबर जितने लायक का उत्तर होगा आंसर मिल जाएगा। देखिए बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। अंग्रेजी राज्य के समय ही बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण, जो कि मैंने बताया था ना कि 93 सैनिकों ने आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष और क्या लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने यहाँ पर देखिए संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर यहाँ पर देखिए अन्य पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और अगस्त 1945 में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। क्या है, सेना ने उनके खिलाफ क्या कर दिया था, बगावत कर दिया था भैया। और इस नाटकीय तथा त्रसाद घटना क्रम में शेख मुजीब सेना को हाथों मारे गए। यानी शेख जो मुजीबुर रहमान है भैया 1975 में मारे गए थे, किससे, सेना के हाथों भैया ये मारे गए थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा कि देखिए 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो उसमें जो भैया पाकिस्तान अलग बन गया, जो कि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान में यहाँ पर देखिए 1947 से 71 तक पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हिस्सा था जिसको मैंने आपको बताया ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन 1971 में यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना और 1971 में पाकिस्तान का जो भैया एक प्रकार से ये जो हिस्सा है वो टूटकर बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश अलग देश बन गया और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें 93,000 सैनिकों ने, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का है भैया, इन्होंने क्या सरेंडर किया था, यानी एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन गया। जो कि शेख मुजीबुर रहमान काफ़ी संघर्ष किए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बन गए थे बांग्लादेश के। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनकी पार्टी का क्या नाम था, अवामी लीग। ये भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अवामी लीग का संबंध किससे है, बांग्लादेश से है या किससे है, शेख मुजीबुर रहमान। यानी ऑप्शंस में आपके दे दिया जाएगा। तो शेख मुजीबुर रहमान, देश में बात आए तो बांग्लादेश। ठीक है, और इनका जो भैया 1971 में जब युद्ध हुआ था तो इनमें जो सेना का नाम था या कौन सा सेना था, एक प्रकार से सेना का नाम हुआ करता था, एक प्रकार कोड हुआ करता था। ठीक है, कोड क्या था आप लोग बताइएगा कमेंट में, भूला हूँ अभी थोड़ा, उसका कोड हुआ करता था। ठीक है, कुछ कोड हुआ करता था जो कि भैया शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी सेनाओं को दे रखा था। कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। भारत में दलित जातियों की राजनीतिक, इसमें क्वेश्चन हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत में दलित जातियों की राजनीतिक संगठनों के विकास का, ठीक है, राजनीतिक संगठनों का विकास का वर्णन कीजिए। भैया ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है नागरिक शास्त्र का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। इसमें जो हमारे दलित जातियों की राजनीतिक संगठन है इसका वर्णन करना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा स्टूडेंट। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिया है तो कर लीजिए स्टूडेंट, एक ही सेकंड लगेगा। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे और आपकी तैयारी जो इतना अच्छा हम कराएंगे ताकि आप हर एक
सब्जेक्ट में 95 प्लस ज़रूर लेकर आओ। उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और हम ऑलरेडी मेहनत दिन रात कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है और हम क्या है, मैं सोता भी नहीं हूँ प्रॉपर, इसीलिए मैं आपकी तैयारी अच्छे से करा रहा हूँ ताकि आप क्या है हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए पास तो सभी होंगे लेकिन अच्छा मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो आंसर देखिए 1980 के दशक में क्वेश्चन पूछा गया है दलित जातियों से कि 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बामसेप ब्रैकेट में देखिए बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। ये सरकारी कर्मचारियों की कोई साधारण सी ट्रेड यूनियन नहीं था, ठीक है, ट्रेड यूनियन ये नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित भैया जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC जो कि अनुसूचित और ST जो आपका अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जोरदार तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिसके बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। बहुजन समाज पार्टी यानी BSF, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका अर्थ ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। अब आप समय यानी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भैया कौन है इसकी, यानी BSF की जो एक प्रकार से अगुवाई है, अध्यक्ष कौन है आप लोग बताइएगा। काफ़ी मतलब उनका नाम है, मैं भूल चुका हूँ वो भी नाम, ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी चीज़ें मैं इस समय भूल रहा हूँ। देखिए अगुवाई काशीराम की। बहुजन समाज पार्टी बासपा, क्या बसपा था, भाजपा नहीं था, भाजपा तो भैया BJP का है, ये बसपा था, ठीक है। अपनी शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, ठीक है। 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी को क्या है उत्तर प्रदेश में यानी हमारी UP में भैया सफलता मिली। आज़ाद भारत में ये पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन की बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल क्या है समर्थन की बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि भारत में जो दलित जातियां हैं ST SC की जो कैटेगरियां हैं ST SC, तो इसमें राजनीतिक संगठन का विकास क्यों हुआ और क्या मतलब विकास का वर्णन हमें करना था, जो कि आप लोगों को बता दिया। बहुजन समाज पार्टी भैया BSF, जिसको क्या कहता है बसपा कहा जाता है, बसपा, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्क्रीन पर आप लोग स्टूडेंट देखिए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। भैया भारत के हमें परमाणु नीति पर क्या करना है, संक्षिप्त में निबंध लिखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका निबंध। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर ये बात स्वीकार की कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यानी भैया भारत ने कहा, अब भैया आप लोग ये कमेंट में बताइए कि भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया था ये कब किया था, कहाँ पर किया था, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिए। अच्छे से तैयारी कर रहे हैं नागरिक शास्त्र की तो इतना तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ में बताता हूँ और आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखते होंगे तो आपको पता होगा। कमेंट में आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट बताया गया कि भैया भारत ने अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार जो है रखेगा, और बना भी लिया, परीक्षण भी कर लिया है, रखेगा। और सभी देशों को पता है कि भैया भारत के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहला नहीं करेगा, यानी पहले किसी देश पर नहीं करेगा। मान लीजिए कोई देश भारत पर हमला करता है, तब भैया वो परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा, लेकिन वो पहला नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत निशस्त्रीकरण की प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। निशस्त्रीकरण के प्रति क्या ये वचनबद्ध है, इसमें बताया गया है दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट देखिए कि पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकी को हमेशा प्रोत्साहन दिया है। भैया पंडित नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है भैया। इनकी मृत्यु कब हुई, 1964 में हुई थी भैया। इनके स्वास्थ्य के कारण इनका मृत्यु हो गया था। भारत के प्रधानमंत्री यही थे,
उसके बाद में जो प्रधानमंत्री आए, कौन आए, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी शायद आए थे। कमेंट में बताइएगा मैं सही हूँ कि नहीं। देखिए, पंडित नेहरू ने भैया क्या है, तकनीकों को प्रोत्साहन दिया। उदाहरण 1940 में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रयास किए गए। चौथा पॉइंट है इसमें, भारत परमाणु हथियार के विरुद्ध था। भैया भारत क्या था भैया, ये परमाणु हथियार के विरुद्ध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। भारत एनपीटी यहाँ पर देखिए एनपीटी परमाणु अपसार संधि को हमेशा भेदभाव, यहाँ पर देखिए भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ठीक है भैया, हस्ताक्षर करने पर इससे मना कर दिया एनपीटी, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर आपका इसमें है पॉइंट। देखिए, मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पर, पोखरण में भी किया था, पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान में है। इसे उसने क्या है, तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने पर जोर दिया। ठीक है, 1974 में भैया भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। मैंने कमेंट में आपको बताने के लिए कहा था ना कि बताइए इसका आंसर, जो बता दिया होगा वो अच्छी बात है, नहीं बताया तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो 1974 में मई में, ठीक है, शायद 8 मई या 9 मई था, उसमें 1974 में पोखरण में पहला परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो ये जो हमारा था इसमें 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी या निबंध लिखना था, मैंने इस पर भी आंसर आपको बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 में भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। भैया 1947 हमारा भारत में विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, उसमें 2 देश थे, बांग्लादेश, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का क्रिएट हुआ 1947 में, तो इसकी विवेचना करना है। देखिए, सन 1947 में भारत विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने हुई थी। ठीक है, एक जगह की जो आबादी थी ये दूसरी जगह जाने हुई थी। आबादी का ये स्थानांतरण आसाम, यहाँ पर देखिए, आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। क्या भैया, त्रासदी से भरा था को मजबूर, ये क्या है इसमें देखिए, भरा था और जबूर हुए मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से ये एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। ठीक है भैया, लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में परिवर्तित हो गया। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने क्या है, जाना छोड़ दिया। ठीक है भैया, जिन पर भैया हिंदू और सिख थे उन इलाकों में जो भैया हमारे मुसलमान भाइयों हैं, बहन हैं, यहाँ पर देखिए उन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों में हिंदी और सिख नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक ओर से दूसरी ओर गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही ओर, यहाँ पर देखिए, दोनों ही ओर अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हीं शरणार्थियों शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। ठीक है, यानी भैया आप लोगों को पता होगा 1947 में हमारा जो है भारत देश आज़ाद हुआ था। और उसमें भैया जो हमारे पाकिस्तान था भैया, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान में जो है भैया जो मुस्लिम थे भैया, मुस्लिम लोग हिंदुओं में, वो हिंदू में जो जितने भी मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान में जाकर बस गए, क्योंकि वो उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया। ठीक है, तो यही बताया गया है कि 1947 में भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना करना था। इसका आंसर मैंने बाकायदा आपको बता दिया है। यहाँ पर जिन्होंने पूरा आंसर को समझा होगा तो उनका आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इसको भी मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखिए, रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। ठीक है, रियो सम्मेलन ये क्यों आयोजित किया गया था, इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए,
रियो सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर केंद्रित था। इसी पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। खासकर बहुविकल्पीय में आपका ज़्यादातर पूछा जाएगा कि भैया पृथ्वी सम्मेलन को और अन्य नाम से जाना जाता है, तो रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है भी कहते हैं। इस सम्मेलन में 170 देशों और हजारों स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा बन गया। भैया पर्यावरण क्या था? ये वैश्विक मुद्दा बन गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न देशों द्वारा कई कदम उठाए गए। ठीक है, विभिन्न जो देश थे उसके द्वारा कई कदम उठाए गए। रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। भैया जो रियो सम्मेलन हुआ कहाँ पर हुआ था? रियो डी जनेरियो में। कब? 1992 में। ठीक है, ब्राज़ील के रियो डी। 170 देशों ने इसमें भाग लिया था और हजारों स्वयंसेवी यानी हजारों लोगों ने भी भाग लिया था। ठीक है, अब इसमें देखिए जो रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले वो क्या परिणाम निकले। देखिए सबसे पहला परिणाम देखिए, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। ठीक है, दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट इसमें छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। ठीक है, ये भी होगा। चौथा है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता, जो उत्तरी देश इसकी मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक, इसमें और है छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था स्टूडेंट कि रियो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, इसके प्रभाव किए हुए, तो इसके जो निम्नलिखित परिणाम या प्रभाव मैंने बता दिया है। ये आयोजित क्यों किया गया था? ठीक है, पर्यावरण के मुद्दे पर यह आयोजित किया गया था। ठीक है, 170 देशों ने इसमें भाग लिया था। 1992 में यह सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये अति लघु उत्तरीय में भी ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, किसमें पूछा जाता है? लघु उत्तरीय, जो कि अति लघु उत्तरीय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लघु उत्तरीय का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा है इस वीडियो का। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। क्या पूछा गया है कि भारत में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यानी सिक्योरिटी है, काउंसिल या परिषद, काउंसिल को ही परिषद कहते हैं ना, कमेंट में बताइएगा। भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपना तर्क दीजिए, यानी भैया भारत की स्थायी सदस्यता का दावा का पक्ष है, इसका हमें तर्क देना है। देखिए आंसर, देखिए क्या है। भारत के नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। स्थायी सदस्यता के लिए प्रमुख तर्क निम्नवत हैं। ठीक है, प्रमुख तर्क क्या है बाबू? ये निम्नवत हैं। देखिए सबसे पहला है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शुरुआती सदस्यों में एक है। ठीक है, शुरुआती सदस्यों में क्या है? ये केवल एक है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत का निश्चित आर्थिक योगदान है, ये भी हो गया। तीसरा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक शांति कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यों में पूरा विश्वास करता है, इसीलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की उपेक्षा या उल्लंघन नहीं करता, चाहे वे कश्मीर का प्रश्न ही क्यों ना हो। ठीक है, इसमें हो गया। 5 नंबर पॉइंट देखिए, भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है। विशाल यानी विश्व की बात हो रही है भैया, लोकतांत्रिक क्या है? देश है। 6 नंबर है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, जिनमें कोरिया, मिस्र, कांगो आदि प्रमुख हैं। 7 नंबर है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किए गए शांतिमय कार्यों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया है। 8 नंबर देखिए, भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। ठीक है, और 9 नंबर है भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का एक पॉइंट यानी यहाँ पर देखिए 1/5 भाग निवास करते हैं। ठीक है, यानी
5% भारत का यानी पूरे विश्व का भारत में जनसंख्या 17.5 करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था स्टूडेंट कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे में पक्ष देना था, वो कुछ 9 प्रकार के मैंने पक्ष को दर्शाया है। इसी तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी पॉइंट के हिसाब से बोर्ड एग्जाम में भी इसका आंसर देना होगा, 1 2 3 4, यानी ऐसे आपको लिखना भी है और एग्जामिनर को भी समझाना है। ऐसे लिखेंगे तो काफ़ी बेटर लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 10 महत्वपूर्ण नागरिक शास्त्र के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बताया है। तो आई होप कि वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। मिलते हैं।